वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए, अगर प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, हम क्यों मैनिपुलेशन करते हैं प्लांट स्पीसीज में? तो हम मैनिपुलेशन करते हैं कि हम एक डिजायर प्लांट टाइप को या प्लांट स्पीसीज को फॉर्म करें जो किसके लिए अच्छा हो, कल्टीवेशन के लिए अच्छा हो, साथ साथ उससे क्या हो, बेटर यील्डिंग हो, एंड वो कैसा हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग का क्या मतलब हुआ? प्लांट ब्रीडिंग में हम करते क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, क्यों हम करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज को? हम इसलिए मैनिपुलेशन करते हैं कि हम क्या फॉर्म कर सके, डिजायर प्लांट टाइप। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होगा, एल्डिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और साथ साथ में कैसा होगा, डिजीज रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यही बताया। तो हम प्लांट ब्रीडिंग में करते क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, मतलब प्लांट स्पीसीज में हम कुछ जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करते हैं या चेंजिंग करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, यानी इसमें हम प्लांट स्पीसीज में मैनिपुलेशन करने का मतलब क्या है, जैसे हम डिजायर प्लांट टाइप या प्लांट स्पीसीज को फॉर्म करें जिसको कल्टीवेशन के लिए अच्छा भी हो और साथ साथ एल्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट हो प्लांट हमें फॉर्म हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग में कौन कौन से स्टेप है। ठीक है, तो हम प्लांट ब्रीडिंग अगर करेंगे तो हमें कौन कौन से स्टेप करने होंगे। तो सबसे पहला है आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम जल्दी करते क्या है, वाया जर्म प्लांट से। जर्म प्लांट इन द सेंस, जैसे आप बोलते हो लिविंग टिश्यू, जैसे आप बोल सकते हो सीड। ठीक है, तो हम करते क्या है इसमें, वाया जर्म प्लांट के थ्रू हम करते क्या है, collection in which the entire प्लांट या आप सीड बोल सकते हो, हैविंग डाइवर्स एलेल फॉर जीन। ठीक है, तो देखो जर्म प्लांट में होता क्या है, जर्म प्लांट कलेक्शन होता है जिसमें किसी भी प्लांट या अगर आप सीड की बात करो तो उसमें हमें डाइवर्स एलेल, ठीक है, या डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक जो होने चाहिए वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम कलेक्शन क्यों करते हैं, कलेक्शन इसलिए करते हैं कि अगर हम बेटर अगर हम सीड को कलेक्ट करेंगे तो आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, बेटर हम बोल सकते हो कि क्रॉप ग्रो करा सकते हैं, बेटर एल्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें हम किसके थ्रू करते हैं, वाया जर्म प्लांट कलेक्शन।
क्यों करते हैं? क्योंकि जो जर्म प्लाज्म होता है या सीड होता है उसमें क्या होते हैं, डाइवर्स एलील या बोल सकते हो कि डिफरेंट जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम इसके थ्रू क्या करते हैं, क्रॉप को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कि जिसमें ज़्यादा डाइवर्स एलील में रहे तो ऐसे क्रॉप को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो अब कैसे कैसे करते हैं, वाया जर्म प्लाज्म कलेक्शन के थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू हम करेंगे क्या, crop are identified। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाया जर्म प्लाज्म कलेक्शन के थ्रू, जिसमें डाइवर्स एलील या डाइवर्स कैरेक्टर प्रेजेंट हो जिसमें, तो ऐसे हमने क्या किया, सीड को कलेक्ट किया या क्रॉप को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। किसके थ्रू, जर्म प्लाज्म कलेक्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो सेकेंड है स्टेप, सेकेंड है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अब अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, जो प्लांट को या पेरेंट्स को, तो उसको हम करते क्या है, सबसे पहले कि इसमें हम करते क्या है कि आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करते हैं प्लांट की डिजायर वैरायटी के साथ। ठीक है, डिजायर वैरायटी के साथ क्या करते हैं, उसकी क्रॉस कराते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, प्योर लाइन। क्या फॉर्म करते हैं, प्योर लाइन। ठीक है, तो इस स्टेप में हम करेंगे क्या, इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड, ठीक है, आइडेंटिफाइड एंड मल्टीप्लाई प्लांट। ठीक है, विथ डिजायर वैरायटी, डिजायर वैरायटी। ठीक है, अब ऐसा करने का रीजन क्या है, ऐसा करने का रीजन है कि प्योर लाइन को क्या करना, फॉर्म करना। ठीक है, चलिए, जो क्या है नेसेसरी भी है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप्स के जो आपने बोला सीड वेरी को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्रॉप को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें हम जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के डाइवर्स सेलिल वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो आइडेंटिफाइड जो आपने किया है उसमें हम करते क्या है, डिफरेंट प्लांट या बोल सकते हो सीड को हम क्या करते हैं, हम क्रॉस कराते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट वैरायटी के साथ और क्या फॉर्म करते हैं, प्योर लाइन। प्योर लाइन इन द सेंस जैसे आप बोलते हैं होमोजेनस कंडीशन। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं। इसमें हम करते क्या है, सेकंड में इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में जो आपने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, क्रॉप को हम उसको करते क्या है, मल्टीप्लाई कराते हैं डिफरेंट वैरायटी के साथ एंड डिजायर वैरायटी के साथ और क्या फॉर्म करते हैं, प्योर लाइन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, प्योर लाइन। और प्योर लाइन फॉर्म करने का सिर्फ यही मतलब है कि होमोजेगोसिटी रहेगा। तो जब नेक्स्ट आप उसकी हम मतलब उसको ग्रो कराएंगे या कल्टीवेट कराएंगे तो वैसे ही करेक्टर्स क्या होंगे, हमें दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है स्टेप वो क्या है आपका, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग सेलेक्टेड पेरेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमने जो भी पेरेंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, जो तो उसमें हम करते क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। ठीक है, जो भी पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किया है, जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हाइब्रिड्स मिलेंगे, जिसमें क्या होंगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक तरह से जब हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जैसे आपने बोला कि हमने जब क्लास कलेक्शन की दो तीन सीढ़ी हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने क्या किया, वो जो भी हमने डिजायर
अलग अलग सीधे हमने बोला कि इसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरे में अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया या क्रॉस कराया, तो आपने क्या किया, एक प्योर लाइन फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब प्योर लाइन तो फॉर्म कर लिया। अब हम थर्ड स्टेप क्या करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं सिलेक्टेड पेरेंट्स में। जैसे आपने अगर 2-3 सेलेक्ट किया है सीड या क्रॉप वेरे को, तो आप करेंगे क्या, उसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म करेंगे। रिकॉम्बिनेंट इन द सेंस हाइब्रिड, तो क्या बोल सकते हो आप, हाइब्रिड। इसमें हमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम करते क्या, थर्ड क्रॉस हाइब्रिडेशन कराते हैं अमॉन्ग सेलेक्टेड पेरेंट। जो भी हमने पेरेंट सिलेक्टेड किए हैं उसमें हम करते क्या है, क्रॉस हाइब्रिडेशन प्रोसेस कराते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म करते हैं, तो में आप बोल सकते हो हाइब्रिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब चलो, अब जो आपने जो हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट फॉर्म किया है, अब उसकी हमें टेस्टिंग भी करनी होगी, उसमें से कौन सा बेटर है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जो सुपीरियर पेरेंट्स हैं उनमें हम करते क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं कई सारे जनरेशन के लिए, जिससे क्या होता है, एक स्टेट आता है होमोजाइगोसिटी का। ठीक है, लास्ट में हमें ऐसा क्रॉप मिलेगा जिसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, हमें होमोजाइगस कंडीशन हमें दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हमें ऐसा क्यों करते हैं, हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अगर हम मान लो कि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट ले लिया आपने, कोई भी ले लिया, अगर उसमें होमोजाइगोसिटी नहीं होगा, तो जब आप उसको कल्टीवेट करोगे तो कल्टीवेट करने पर क्या होगा कि हो सकता है कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक क्या होंगे, चेंज हो जाए। तो आपने जिस डिजायर करेक्टरिस्टिक के लिए वो रिकॉम्बिनेंट लिया है वैसे तो करेक्टरिस्टिक आएंगे नहीं। तो हम करते क्या है, थर्ड स्टेप में इसमें हम करते हैं, तो जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट पेरेंट्स हैं, ठीक है, यानी इसमें हम करते क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट ठीक है, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट बोलो या पेरेंट्स बोलो आप। अब करते क्या है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कब तक कराते हैं, कई सारे जनरेशन तक, मेनी जनरेशन तक क्या करते हैं, हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। और लास्ट में हम कैसा स्टेट फॉर्म करते हैं, होमोजाइगोसिटी। कैसा करते हैं, होमोजाइगोसिटी। एंड जब होमोजाइगोसिटी स्टेट अटेन हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, सिग्रीगेट नहीं होंगे। ठीक है, तो लास्ट में जब होमोजाइगोसिटी आ जाएगा, ठीक है, तो करेक्टर क्या होंगे, सेग्रीगेट नहीं होंगे। तो मेन करने का क्या पर्पज हुआ, हमें सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट फॉर्म करना है। अब कैसे फॉर्म करेंगे, हमने जो भी पेरेंट्स यानी हाइब्रिडाइजेशन कराया है, जो भी पेरेंट्स के बीच में जो भी हमें हाइब्रिड मिला है या रिकॉम्बिनेंट मिला है, तो हम करेंगे क्या, उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे कई सारे जनरेशन तक। जब कई सारे जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्टेट मिलेगा होमोजाइगोसिटी का, जिसमें क्या होगा, कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होगा, मतलब हमें कैसा मिलेगा, होमोजाइगस कंडीशन मिलेगा। तो अब ऐसे अगर सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को आप कल्टीवेट करेंगे तो होगा क्या, वैसे ही न्यू जो भी प्लांट बनेगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जब आपने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट बना लिया तो हम करते क्या है, लास्ट में उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, इनका कमर्शलाइजेशन करते हैं, यानी फार्मर के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं कि आगे जाके उसको कल्टीवेट कराया जाए या ग्रो करा के क्या किया, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। तो लास्ट हमारा स्टेप क्या होता है, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेशन। ठीक है, तब कैसे करते हैं इसमें, सबसे पहले जो भी आपने
सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट या बोल सकते हो पेरेंट्स फॉर्म किया है, तो हमें करना क्या होगा इसमें, जो टेस्टिंग कैसे करते हैं हम, तो हम 3 जनरेशन या 3 ग्रोइंग सीजन तक हम करते क्या है, इसको हम ग्रो करा के देखते हैं कि भाई कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज तो नहीं हुआ। टेस्टिंग कैसे करते हैं, ग्रो अप टू 3 ग्रोइंग सीजन, ठीक है। एंड 3 ग्रोइंग सीजन तक हम सबसे पहले जो भी आपने सुपर रिकॉम्बिनेंट बनाया है, ठीक है, उसको हम 3 सीजन तक क्या करते हैं, ग्रो करा कर देखते हैं कि कोई इसमें कैरेक्टरिस्टिक चेंज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सेम वही कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आ रहा है तो उसके बाद हम करते क्या है, इसको मार्केट में फिर रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, मार्केट में रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये जो भी आपने काम किया है टेस्टिंग एंड रिलीज का, उसको हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, चेक या रेफरेंस ऑफ कल्टीवर, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, चेक या रेफरेंस ऑफ कल्टीवर, ठीक है, जो न्यू वैरायटी आपने फॉर्म किया है। तो ऐसा कोई बहुत टफ प्रोसेस नहीं है। सबसे पहला क्या है, आपको सबसे पहले जंप प्लान के थ्रू हमें करना क्या होगा, डिजायर वैरायटी की सीड या हो सकते हो कैरेक्टरिस्टिक वाले सीड लेने होंगे, फिर उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा पेरेंट्स को, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, उसमें डिफरेंट वैरायटी के बीच में क्रॉस कराएंगे, फिर जब पेरेंट्स आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर हम करेंगे क्या, उसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा के हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड फॉर्म करेंगे। अब उस हाइब्रिड में सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कई टाइम तक उनको सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे और एक होमोजाइगस कंडीशन फॉर्म करेंगे कि जिसमें कैरेक्टरिस्टिक सेग्रीगेट ना हो। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, क्या टेस्टिंग उनकी करते हैं, इन दो तीन सीजन तक हम क्या करते हैं कि ऐसे उनको ग्रो कराते हैं कि कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज तो नहीं हो रहा है। जब नहीं चेंज होगा तो फिर हम क्या करते हैं, क्या उसको मार्केट में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेक या रेफरेंस ऑफ कल्टीवर, ठीक है। तो ये प्रोसेस था आपका प्लांट ब्रीडिंग का। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एग्रोनॉमी ऑफ इंडिया। इन थोड़ा इंडिया की एग्रोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की एग्रोनॉमी की बात करें, तो इंडिया का जो एग्रोनॉमी है, ठीक है, जो 33% इंडिया का जो जीडीपी है, क्या बताया, तो 33% जो इंडिया का जीडीपी है, वो किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर, किस पे करता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंडिया का पॉपुलेशन जो इन्वॉल्व होता है एग्रीकल्चर में, तो कितना होता है, तो अगर हम बात करें तो 62% ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेड है, आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें, उसमें एग्रीकल्चर कितना पार्टिसिपेट करता है, 33% जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है। और इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया का जो 62% पॉपुलेशन है, वो करता क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है, एग्रीकल्चर करता है, जिससे इंडिया की जीडीपी क्या होती है, 33% इंक्रीज होती है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, चाहे एग्रीकल्चर को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कर कह सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को हम इनहांस कर सकते हैं बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे इनहांस हो सकता है,
ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इनहांस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इनहांस किया गया है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब तो पता ही चल गया आपका, इनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, जिससे हम करते हैं कि आप फूड प्रोडक्शन को वेरियस ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं, इनहांस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या बताया कि जो 1960 टू 2000 इस बीच में जो वीट का प्रोडक्शन था, वीट प्रोडक्शन को कितना इंक्रीज किया गया, वीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन से कितना इंक्रीज हुआ, 75 मिलियन टन। ठीक है, देखिए इतना इंक्रीज हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसे ही आप बात करो दूसरे एग्जांपल के बेसिस पे राइस प्रोडक्शन की, जो राइस प्रोडक्शन था राइस प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, राइस प्रोडक्शन की इंक्रीज की बात करें तो 35 मिलियन टन से कितना इंक्रीज हुआ, 89.5 मिलियन टन। ठीक है, इतना क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब इसी के रेफरेंस में एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। एक साइंटिस्ट है आपके नोबेल लॉरेट नॉर्मन ई बुलर्क। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने काम किया है एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, मैक्सिको में। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है नोबेल लॉरेट नॉर्मन ई बुलर्क, ठीक है, जिन्होंने काम किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, जो कहाँ प्रेजेंट है, मैक्सिको में। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सेमी ड्रॉप वैरायटी बनाई किसकी, वीट की। ठीक है, यानी यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सेमी ड्रॉप वैरायटीज, ठीक है, फॉर्म किया है किसकी, वीट की। ठीक है, तो ये था आपका इकोनॉमी ऑफ इंडिया और थोड़ा सा आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा आप इसके बारे में ध्यान रखें।